वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। लास्ट लेक्चर में हम फिलिंग और पैकिंग के बारे में डिटेल के साथ जान चुके हैं। इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ पैकिंग यानी कि पैकिंग के इफ़ाल और उसकी खसूसियात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। द वेरियस फंक्शंस ऑफ द पैकिंग और फॉलोइंग। वैसे तो पैकिंग के बहुत सारे इफ़ाल हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक का जिक्र करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि पैकिंग किस तरह से हिफाजत करने का काम सरे अंजाम देती है। और दूसरे नंबर पर है स्टोरेज फंक्शन, कि पैकिंग किस तरह से महफूज करने का काम सरे अंजाम देती है। और तीसरे नंबर पर है लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन, यानी कि जब हम अद्वियात को बनाने के बाद जब हम उनको लोड करते हैं या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो इन तमाम कामों में पैकिंग किस तरह से अपना इफ़ाल सरे अंजाम देती है। और चौथे नंबर पर है आइडेंटिफिकेशन। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम फंक्शंस को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। पैकिंग का पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पैकिंग किस तरह से हिफाजत करने का काम सरे अंजाम देती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ पैकिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। पैकिंग का सबसे अहम काम ये होता है कि ये दवाई की हिफाजत करती है और ये दवाई को माहौल की तमाम तर तब्दीलियों से बचाती है। अगर माहौल में नमी मौजूद हो या फिर अगर माहौल में खुश्की हो या फिर हवा चल रही हो, तो इन तमाम सूरतों में पैकिंग जो है ये दवाई की हिफाजत करती है। The packing must prevent any contamination, damage or other negative impact upon the environment and other goods also. पैकिंग का सबसे अहम काम दवाई को माहौल में मौजूद आलूदगी से भी बचाना है। जहां पैकिंग माहौल में मौजूद नमी और खुश्की से दवाई को बचाती है, इसके साथ साथ अगर माहौल में कोई आलूदगी मौजूद है तो भी पैकिंग उससे हिफाजत करने का काम सरे अंजाम देती है। दवाई को किसी भी नुकसान से बचाना पैकिंग का सबसे अहम फंक्शन है। और इसके अलावा माहौल के अंदर अगर कोई भी मनफी इसरात मरतब हो जाते हैं, तो माहौल की दीगर मनफी इसरात से दवाई को बचाना ये भी पैकिंग का सबसे अहम काम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्टोरेज फंक्शन। The materials used for packing should be stored properly so as to preserve the quality of the material both before packing and once the packing contents have been used. पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है, इसको मुनासिब तरीके से महफूज भी करना चाहिए। अब पैकिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। वो ग्लास भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा एल्युमिनियम या टिन वगैरह भी हो सकते हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर पैकिंग के लिए कोई भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस मटेरियल को महफूज करना ये भी इंतहाई ज़रूरी होता है, ताकि पैकिंग से पहले और बाद में मटेरियल के मियार को बरकरार रखा जा सके और उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली भी ना आए। इस बात का असल में मतलब ये है कि जब हम पैकिंग के लिए कंटेनर और क्लोजर्स वगैरह बना लेते हैं या फिर कहीं से ख़रीद लेते हैं, तो इन दोनों सूरतों में दवाई को डालने से पहले इनको अच्छे से महफूज करना चाहिए, ताकि दवाई डालने से पहले मटेरियल ख़राब ना हो और दवाई डालने के बाद भी इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली वगैरह ना आए। पैकिंग का तीसरा फंक्शन है लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन। सबसे पहले लफ्ज़ लोडिंग को समझें। लोडिंग का मतलब होता है जब हम चीज़ों को किसी भी व्हीकल के ऊपर लोड करते हैं,
یعنی کہ اگر ہم نے دوائیاں بنا لی ہیں تو بنانے کے بعد اگر ہم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں تو منتقلی کے اس عمل میں ہمیں ظاہری سی بات ہے کسی نہ کسی وہیکل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی رکشہ، کوئی بس وغیرہ جس کے اندر ہم اپنی دوائیوں کو ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ تو یہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیکنگ کس طرح سے دوائیوں کو لوڈ کرتے وقت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت کیسے حفاظت کرنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ پیکنگ ہیز اے crucial involving a big decision impact on the efficiency of transport, handling and storage of the goods. Packing should therefore be designed to be easily handled and to permit space-saving storage. ادویات کو لوڈ کرتے وقت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت پیکنگ کا افعال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ادویات کو پیک کرنے کے بعد مارکیٹ کرنے کے لیے جب ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں یا پھر جب ہم دوائیوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور یا پھر ہم ان کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب پیکنگ کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ادویات کو ہینڈل کرنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اس طرح کی پیکنگ کرنی چاہیے کہ دوائی کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا فنکشن ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ پیکنگ کس طرح سے دوائیوں کی شناخت کا کام کرتی ہے۔ The packing should give clear identification of the product at all stages. ادویات کی پیکنگ تمام مراحل پر دوائی کی شناخت کرنی چاہیے، یعنی کہ پیکنگ سے مراد اصل میں کیا ہے جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر بھی چکے ہیں۔ پیکنگ کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی کے اندر ہم نے جتنے بھی انگریڈینٹس استعمال کیے ہیں ان تمام انگریڈینٹس کو ہم نے اوپر والا جو حصہ ہے جسے ہم باکس یا پھر آپ اس کو کنٹینر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہم لیبل لگاتے ہیں اس لیبل کے اوپر آپ نے دوائی کے اندر استعمال ہونے والی تمام تر چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کرنا ہے تاکہ ہر مرحلے پر دوائی کی شناخت کی جا سکے۔ The life of the patient may depend upon rapid and correct identification in the emergencies. ایمرجنسی میں مریض کی زندگی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ جلد اور صحیح دوائی کی شناخت پر ہوتا ہے، کیونکہ مریض تو پہلے سے ہی ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی بہت جلدی سارے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مریض کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا انحصار صحیح دوائی کی شناخت پر ہی ہوتا ہے۔ اگر دوائی کی شناخت صحیح ہوگی تو ہی مریض کو ایمرجنسی میں صحیح دوائی مل سکے گی، اور اگر دوائی کی شناخت ہی نہ ہو سکی تو کیسے مریض کو صحیح دوائی ملے گی؟ تو اس لیے یہاں پر جو پیکنگ ہے وہ سب سے اہم کام سر انجام دے رہی ہے۔ Packing also serves as a means to identify the manufacturers of the product. The manufacturer must consider the packing requirement for the usage of the product in different localities. جو بھی کمپنیز دوائی بناتی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی دوائی کے اوپر لازماً لکھی جاتی ہے، اس لیے پیکنگ ان کمپنیز کی بھی شناخت کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ پیکنگ کے اوپر یہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ دوائی کس کمپنی نے بنائی ہے، کب بنائی ہے اور اس کمپنی کی کیا لوکیشن ہے، کیا جگہ ہے، یہ تمام چیزیں پیکنگ کے اوپر لکھی جاتی ہیں اور اس طرح سے دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کی شناخت یعنی کہ پیکنگ کے اوپر لازماً مینشن کی جاتی ہے۔ اس لیے ادویات بنانے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پیکنگ کی ضرورت پر انتہائی غور کرنا چاہیے کہ وہ دوائی کے اوپر اپنی کون کون سی ڈیٹیل لکھ رہی ہیں۔ اس لیکچر کا دوسرا اہم ٹاپک ہے پراپرٹیز آف پیکنگ مٹیریل، یعنی کہ پیکنگ کے لیے ہم جو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ To afford the necessary protection, the material from which the container is to be made must show certain basic properties which can be divided into the 4 groups. ادویات کو ضروری طور پر تحفظ دینے کے لیے پیکنگ کی جاتی ہے، اور کنٹینرز بنانے کے لیے جو بھی مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے
اس میں متعدد قسم کے بنیادی خصوصیات کا ہونا لازمی ہے، اور یہاں پر ہم 4 اہم بنیادی خصوصیات کا ذکر کریں گے، جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے میکینیکل پراپرٹیز، دوسرے نمبر پر ہے فزیکل پراپرٹیز، اور تیسرے نمبر پر ہے کیمیکل پراپرٹیز، اور چوتھے نمبر پر ہے بایولوجیکل پراپرٹیز۔ ان تمام خصوصیات کو ہم یہیں پر ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ہے میکینیکل پراپرٹیز۔ سب سے پہلے لفظ میکینیکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میکینیکل کا اصل میں مطلب ہوتا ہے فورس، یعنی کہ طاقت۔ جب ہم چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمل کے دوران ظاہری سی بات ہے ہم چیزوں کو فورس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم ان کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں کیا ہمارا جو پیکنگ کا مٹیریل ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس فورس کو برداشت کر سکے؟ مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ The materials used should possess sufficient mechanical strength to withstand while handling, filling, closing and processing۔ جب ہم دوائیوں کو ہینڈل کر رہے ہوں یا پھر جب ہم ادویات کو کسی بھی کنٹینر کے اندر فل کر رہے ہوں، یا پھر ہم ان دوائیوں کو جب بند کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کنٹینر اور کلوجر کو جب سیل پیک کیا جا رہا ہو، یا پھر اس کے بعد پروسیسنگ یعنی کہ اسٹرلائزیشن کا پروسیس ہی کیوں نہ ہو، ان تمام کاموں کے اندر جو فورس اپلائی کی جا رہی ہے، کیا ہمارا مٹیریل اس فورس کے قابل ہے؟ کیا وہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکے؟ تو یہ سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جو بھی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فزیکل پراپرٹیز۔ اب یہ فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے The material should be impervious, not allowing something to pass through to any possible contaminants, for example solid, liquids, gases, vapors or microorganisms۔ سب سے پہلے لفظ impervious کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے۔ اس کا اردو زبان میں مطلب ہوتا ہے ناقابل تسخیر۔ ہم پیکنگ کے لیے جو بھی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں وہ ناقابل تسخیر ہونا چاہیے۔ اس بات کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم پیکنگ کے لیے جو بھی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، چاہے ہم گلاس استعمال کر رہے ہیں، پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں، ایلومینیم یا ٹن وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز استعمال کی جا رہی ہے، تو ان تمام چیزوں میں یہ خصوصیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے کسی بھی چیز کو نہ گزرنے دیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی دوائی ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی جراثیم وغیرہ داخل نہ ہو سکے۔ کوئی بھی ٹھوس چیز، مائع چیز یا پھر گیس کی شکل میں ہو، چاہے بخارات کی شکل میں ہو یا پھر کوئی جراثیم وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے کنٹینر، ہمارے کلوجر، باکس وغیرہ میں سے بالکل بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ ہمارا جو پیکنگ کا مٹیریل ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز نہ گزر سکے اور نہ ہی وہ ہماری پروڈکٹ کو خراب کر سکے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ The container must be able to withstand heat if the processing including sterilization۔ جب ہم ادویات کو مکمل طور پر تیار کر لینے کے بعد پیک کر لیتے ہیں تو پیک کرنے کے بعد ظاہری سی بات ہے ان کی اسٹرلائزیشن کی جاتی ہے، اور اگر اسٹرلائزیشن کے پروسیس میں ہیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو جو پروڈکٹ ہے ایک تو اس کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہونی چاہیے، دوسرا جو پیکنگ کے لیے مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بھی حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم پروڈکٹ کو یا پھر پیکنگ کو اسٹرلائز کر رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں ہماری جو پروڈکٹ اور جو پیکنگ ہے وہ خراب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے The surface must be capable of clear labeling, often difficult for example with plastics۔ ظاہری سی بات ہے پروڈکٹ کو تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے،
और जिस भी सतह पर लेबल लगाया जा रहा हो वो सतह बिल्कुल साफ, शफाफ और हमवार होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई खुरदरापन नहीं होना चाहिए। खास तौर पर ऐसा जो मसाइल हैं वो हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स पर देखने को नजर आते हैं। तो इसलिए पहले से ये यकीन दहानी कर लें कि जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसकी सतह साफ है और वो लेबल लगाने के काबिल है या नहीं। इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पर। द पैकिंग मस्ट हैव अ सूटेबल साइज। पैकिंग का एक मुनासिब किस्म का साइज होना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपका जो लेबल है वो बड़ा हो और जो आपका पैकिंग मटेरियल है वो छोटा हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी अमल हो सकता है। तो एक मुनासिब साइज का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है द मटीरियल मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट इफ नेसेसरी, डेट इट मस्ट बी अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंट। आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल रोशनी से लाजमन आपकी प्रोडक्ट को बचाना चाहिए। खास तौर पर जो शरबत या फिर इंजेक्शंस वगैरह तैयार किए जाते हैं उनके लिए ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर एक खास किस्म का रंग होता है ताकि जो भी ड्रग है उसको रोशनी से बचाया जा सके। तो इस तरह से जो पैकिंग आप कर रहे हैं वो पैकिंग के अंदर ये खसूसियत मौजूद होनी चाहिए कि वो अल्ट्रा वायलेट या फिर कोई भी और शुआएं वगैरह हैं तो उससे दवाई को बचाएं। 6 नंबर पर है द कंटेनर मस्ट नॉट एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्रीम्स इनटू द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। कंटेनर के अंदर लाजमन ये बात होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रोडक्ट को जज़ब करने की सलाहियत ना रखे। खास तौर पर जैसे सिरप या फिर क्रीम्स वगैरह, यानी कि ऐसी अद्वियात जो कि लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर पानी की खासियत मौजूद होती है। तो इसलिए इनके अंदर ये खासियत भी मौजूद होनी चाहिए कि कंटेनर जो है वो इस तरह की पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे। खास तौर पे जैसे जो क्रीम्स होती हैं उनको डिब्बों में पैक किया जाता है, तो अगर जो है वो क्रीम्स में से कोई भी चीज़ लीक होना शुरू हो गई है तो जो गत्ता इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन की बिल्कुल भी खासियत मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें यानी कि जो कार्डबोर्ड वगैरह जो डिब्बे होते हैं जो कि गत्ते के बने हुए होते हैं, अगर यही प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नमी को जब वो जज़ब करना शुरू कर देंगे तो इस सूरत में दवाई ख़राब हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है केमिकल प्रॉपर्टीज। मज़ीद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। द कंटेनर एंड क्लोजर शुड नॉट रिएक्ट टुगेदर आइदर अलोन और इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम पैकिंग के लिए अपनी चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि कंटेनर और क्लोजर्स को जब खरीदा जाता है तो जाहिर सी बात है कि शीशियों के ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं वो पहले से ही लगे हुए होते हैं। तो प्रोडक्ट को डालने से पहले भी इनके दरमियान में यानी कि कंटेनर और क्लोजर के दरमियान में किसी भी तरह का कोई कीमियाई अमल नहीं होना चाहिए, या फिर जब हम प्रोडक्ट इसके अंदर डाल दें तो तब भी कंटेनर और क्लोजर का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, या दोनों में से किसी एक का रिएक्शन भी प्रोडक्ट के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है द प्रोडक्ट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर और क्लोजर। हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंटेनर और क्लोजर के साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन उसका नहीं होना चाहिए। एज माइट हैपन इफ अल्कलाइन सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। ऐसे मसाइल हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम जो अल्कली वाली यानी कि बेसिस जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, जब हम बेसिक प्रोडक्ट्स को किसी भी एल्यूमिनियम के कंटेनर में डालते हैं तो इस सूरत में हमारी जो ड्रग है, जो दवाई है, वो खास तौर पर रिएक्ट कर जाती है। तो इसलिए आपका कंटेनर, आपका क्लोजर इस तरह का होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की चाहे सब्सटेंस हो, एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, कोई भी सब्सटेंस हो वो इसको बिल्कुल भी जज़ब करने की सलाहियत ना रखे। तीसरे नंबर पर है substances must not extracted from the product such as the loss of the bactericides from the injection solution to the rubber। हमारी जो प्रोडक्ट होती है इसमें से भी किसी भी चीज़ का खारिज होना नहीं चाहिए। खास तौर पर जो हमारे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं इसमें पानी की तादाद ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है
इंजेक्शंस को तैयार करते वक्त हम इनके अंदर बहुत सारी ऐसी अशिया डालते हैं जो कि इनकी हिफाजत करती है, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह। जहाँ पर जिस प्रिजर्वेटिव्स का जिक्र किया गया है वो है बैक्टीरिसाइड्स, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले जो एजेंट होते हैं वो ख़ास तौर पर इंजेक्शंस की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इंजेक्शंस ख़राब ना हो। तो इस सूरत में जितने भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन प्रिजर्वेटिव्स का भी हमारे कंटेनर या क्लोजर के साथ किसी भी तरह का कोई कीमियाई अमल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है द कंटेनर और क्लोजर्स मस्ट नॉट यील्ड प्रोडक्ट और प्रोवाइड substances to the product. और examples alkali from the glass, plasticiders from the plastics. जो भी कंटेनर या फिर जो क्लोजर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका हमारी प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए, या फिर अगर हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं निकलने चाहिए ताकि कंटेनर और क्लोजर्स का हमारी प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन ना हो और प्रोडक्ट्स उस कंटेनर और क्लोजर्स में महफूज रह सके। पैकेजिंग मटेरियल्स की चौथी खसूसियत है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है बायोलॉजिकल यानी कि जिंदा इजसाम के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं कि यानी कि जो हम दवाई बना रहे हैं क्या इस दवाई के अंदर हमारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो हमारी पैकिंग के अंदर क्या खसूसियत मौजूद होनी चाहिए। मज़ीद डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। द मटीरियल ऑफ द कंटेनर must be able to withstand attack by insects if this hazard is likely to be encountered. जब हम दवाई को किसी भी जगह पर रखते हैं तो इस सूरत में वहाँ पर कोई भी चीज़ का अटैक हो सकता है। वो अटैक चींटियों का भी हो सकता है, वो कीड़े मकोड़ों का भी हो सकता है। तो हमारी दवाई की पैकिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है तो हमारी कंटेनर या फिर क्लोजर में से या फिर हमने कोई भी पैकिंग अगर दवाई की है तो उसमें से ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी ना गुजर सके, यहाँ तक कि उनका कोई पार्टिकल भी हमारी दवाई के अंदर दाखिल ना हो। द पैकिंग शुड नॉट सपोर्ट मोल्ड ग्रोथ। हमारी जो पैकिंग है यानी कि दवाई की जो पैकिंग हमने की है उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारी जो पैकिंग है वो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रही हो, यानी कि अगर कोई भी फंगस लग गई है तो वहाँ से अगर हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से खारिज हो जाए, ना कि हमारा जो कंटेनर और क्लोजर है वो उसकी ग्रोथ में इजाफा कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़िया हो चुकी है कि किसी भी तरह का कोई कीड़े मकोड़ों का अगर अटैक हो जाता है तो हमारा जो कंटेनर और क्लोजर या फिर जो पैकिंग है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई तब्दीली रूनमा नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई फंजाई वगैरह लग जाती है तो इस सूरत में भी पैकिंग जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर कोई इख्तियार ना दे और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी ना हो ताकि जरासीम वहाँ से ना फैल सके। The risk is greatest with cellulose substances, and if the use of the such material is unavoidable, the attack may be minimized by impregnation. खास तौर पर हमें इस तरह के जो मसाइल हैं वो ऐसी सब्सटेंसेस के साथ देखने को मिलते हैं जैसा कि सेलुलोज वगैरह, यानी कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जैसी अद्वियात होती हैं उनके अंदर हमें कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें किसी भी तरह की फंगस वगैरह भी लग सकती है, कीड़े मकोड़ों का अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम पैकिंग के इस प्रोसेस में कोई सेलुलोज का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गत्ते के अंदर अगर हम कोई सेलुलोज का सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत में हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम ख़ास तौर पर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करें, या फिर दूसरी सूरत यही है कि हम सेलुलोज जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी पैकिंग के मटेरियल में इस्तेमाल ही ना करें ताकि हमारी प्रोडक्ट के अंदर
किसी भी तरह की कोई तब्दीली ना आए और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी ना हो सके, क्योंकि जो सेलुलोज के मटेरियल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। तो इसलिए हम इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यानी कि इम्प्रिग्नेशन यानी कि इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनकी मजीद आगे रेप्लिकेशंस को रोकने के लिए हमारे लिए यही बेहतर है कि हम सेलुलोज की सब्सटेंसेस से ही बचें। हम इस तरह का मटेरियल ही इस्तेमाल ना करें जो कि हमारे लिए बाद में मसले मसाइल बनाए। तो अब मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं।